वेलकम टू स्क्रीन कहानी। आज मैं आपको एक एक्शन एडवेंचर और फैंटेसी फिल्म दिखाने जा रहा हूँ जो 2009 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम है डे ब्रेकर्स। कहानी का आगाज होता है साल 2019 से। एक छोटी सी लड़की एक खत लिखती है जिसमें वो लिखती है कि वो कभी बड़ी नहीं होगी, कभी नहीं बदलेगी। वो घर से बाहर निकलती है ताकि सूरज का निकलना देख सके। जब वो आसमान की तरफ देखती है तो उसकी आंखें पीली नजर आती हैं, यानी वो एक वेम्पायर है। जैसे ही सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं, उसका पूरा जिस्म जलकर राख बन जाता है। दिन का वक्त पूरी दुनिया सुनसान होती है, क्योंकि 2009 में एक चमगादड़ के इन्फेक्शन से एक वबा फैल गई थी जिसने ज़्यादातर इंसानों को वेम्पायर्स में तब्दील कर दिया था। साइंटिस्ट एक आर्टिफिशियल ब्लड बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वेम्पायर्स जिंदा रह सकें। वेम्पायर्स अपनी ज़िंदगी बिल्कुल उसी तरह गुजार रहे हैं जैसे इंसान गुजारते थे। कोई आउटिंग पर जा रहा है, कोई अपने काम पर। सड़क के कोने पर एक होबो वेम्पायर भी दिखाई देता है जो लोगों से खून मांग रहा होता है। जब वो एक रैंडम सिटीजन को धमकाता है तो पुलिस उसे बिजली का झटका देकर मार देती है। इसी दौरान हम मिलते हैं अपने हीरो से, एडवर्ड डाल्टन से। वो अपनी कार और फिर सबवे से काम पर जा रहा होता है। एडवर्ड एक हेमेटोलॉजिस्ट है जो ब्रोमले मार्क्स नाम की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी ब्लड सप्लायर कंपनी है। उसके बाद उसकी मीटिंग होती है अपने बॉस चार्ल्स ब्रोमले से, लैब पार्टनर क्रिस्टोफर, एक कमिश्नर और एक आर्मी ऑफिसर के साथ। हाँ, एडवर्ड को खून वाली कॉफ़ी दी जाती है लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर देता है। कुछ ही देर बाद रिसर्चर्स टेस्टिंग शुरू कर देते हैं, जबकि ब्रोमली और कुछ ऑफिसर्स एक शीशे के पीछे से ये सब देख रहे होते हैं। एडवर्ड आहिस्ता आहिस्ता सब्स्टिट्यूट को एक फौजी के जिस्म में इंजेक्ट करता है। पहले तो सब ठीक लगता है, लेकिन पूरा डोज लगने के बाद वो फौजी उल्टी करता है, झटके खाने लगता है और उसके पूरे जिस्म पर गंदी सी छालें और फिंसें निकल आती हैं। रिसर्चर्स फौरन उस फौजी को दबाकर पकड़ लेते हैं और उसे एपिमोन का इंजेक्शन लगा देते हैं, लेकिन सिर्फ एक सेकंड बाद उसका पूरा जिस्म फटकर ब्लास्ट हो जाता है। उस रात डर में एडवर्ड ऑफिस से निकलता है और घर की तरफ ड्राइव करता है। गाड़ी में चलते हुए वो न्यूज़ देखता है जहां बताया जा रहा होता है कि ब्लड रैशनिंग के मसले पर दंगे और राइट्स हो रहे हैं। फिर जब वो अपना कान खुजा रहा होता है तो उसे कुछ अजीब लगता है। वो अपनी कार का कैमरा मिरर खोलता है और देखता है कि उसके कान लंबे होना शुरू हो गए हैं। इस ध्यान भटकाने की वजह से एडवर्ड को सामने से आती हुई कार नजर नहीं आती। आखिरी लम्हे में वो गाड़ी मोड़कर बच जाता है और अपनी कार रोक लेता है, लेकिन दूसरी कार एक फेंस से टकरा जाती है। एडवर्ड फौरन मदद के लिए बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है एक तीर उसके बाजू में लग जाता है। दूसरी कार से कुछ इंसान बाहर निकलते हैं और उनकी लीडर ऑड्रे बेनेट होती है, जो क्रॉसबो पकड़े हुए अपनी टीम को वेम्पायर से बचाने के लिए तैयार होती है। अचानक पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देने लगती है, तो एडवर्ड फौरन कहता है कि वो सिर्फ मदद करना चाहता है और इंसानों से कहता है कि वो उसकी गाड़ी में बैठ जाएं। एडवर्ड कार का डे टाइम प्रोटेक्शन ऑन करता है, जिससे सब विंडोज काली हो जाती हैं ताकि धूप अंदर ना आए। फिर वो अपने बाजू से तीर निकालता है जबकि पुलिस पहुंच जाती है। एडवर्ड उनसे झूठ बोलता है कि इंसान दूसरी तरफ भाग गए हैं। इसी दौरान ऑड्रे एडवर्ड का आईडी बैज मिलता है, जिसे उससे पता चलता है कि वो एक साइंटिस्ट है। पुलिस के चले जाने के बाद इंसान कार से बाहर चले जाते हैं और ऑड्रे मुस्कुराते हुए एडवर्ड को हैप्पी बर्थडे कहकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद एडवर्ड अपने घर पहुंचता है जहां एक अनाउंसमेंट चल रही होती है कि सूरज निकलने वाला है, सब लोग अंदर चले जाएं। घर पहुंचकर एडवर्ड खाना खाता है और अपने पौधों का ख्याल रख रहा होता है जब उसके पास उसका भाई फ्रैंकी डॉल्टन आ जाता है, जिसे वो कई महीनों से नहीं मिला था, क्योंकि फ्रैंकी फौज ज्वाइन कर चुका होता है। फ्रैंकी मजाक में कहता है कि बर्थडे पार्टी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। इस पर एडवर्ड मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि मैं तो पहले ही 10 दफा 35 साल का हो चुका हूँ। लेकिन फ्रैंकी को फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है बर्थडे तो बर्थडे होता है, सेलिब्रेट तो करना चाहिए। उसने अपने साथ 100% असली इंसानी खून की महंगी बोतल लाई होती है और दोनों के लिए 2 ग्लास में डालकर एडवर्ड को ऑफ़र करता है। साथ ही वो एडवर्ड का मज़ाक उड़ाता है कि तुम तो अब तक सूअर का खून पीते हो, लेकिन एडवर्ड वो ग्लास लेने से इनकार कर देता है। ये बात फ्रैंकी को गुस्सा दिला देती है और वो उन दोनों के पुराने झगड़े को फिर से छेड़ देता है। वो कहता है, तुम इंसानी खून को हाथ तक नहीं लगाते, लेकिन फिर भी उसी कंपनी के लिए काम करते हो जो इंसानों को पालती है, और उसे तुम एक ज़रूरी बुराई कहकर जस्टिफ़ाई करते हो। गुस्सा आकर एडवर्ड खून की बोतल उठाता है और उसे बारिश में गिराकर ज़ाया करने लगता है, लेकिन फ्रैंकी फ़ौरन बोतल उसके हाथ से छीन लेता है और उसे दीवार पर दे मारता है, जिससे बोतल टूट जाती है। फिर वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है, लेकिन फ्रैंकी निकल नहीं पाता क्योंकि एक सबसाइडर उसके रास्ते में आ जाता है। वो क्रिएचर किचन में घुस जाता है और दीवार पर लगा खून चाटने लगता है। फिर टेबल पर रखे ग्लास पर भी अपनी ज़ुबान फेरता है। फ्रैंकी फ़ौरन नाइफ होल्डर से छुरी उठाता है, लेकिन इससे सबसाइडर घबरा जाता है और उसे दीवार से टकरा देता है। फ्रैंकी ग्लास टेबल पर गिराता है और कुछ सेकंड्स के लिए बेहोश हो जाता है। अब वो सबसाइडर एडवर्ड की तरफ बढ़ता है, लेकिन एडवर्ड एक स्टूल से उसे दूर रख रहा होता है और जोर-जोर से अपने भाई फ्रैंकी को पुकारता है। फ्रैंकी होश में आता है और छुरी वापस उठाता है। दोनों भाई मिलकर सबसाइडर पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो छलांग मारकर छत से लटक जाता है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर फ्रैंकी उसे कुछ बार काट देता है और
आखिर में उसका सर काटकर उसे मार डालता है। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है और कहती है कि सबसाइडर्स अब शहर के रेजिडेंशियल इलाकों में भी आ गए हैं। एक ऑफिसर को उस क्रिएचर के हाथ में एक रिंग मिलती है, जिसे एडवर्ड को समझ आता है कि वो तो उनका लोकल गार्डनर था। वो औरत के जिस्म पर अपने ही बनाए जख्म भी मिलते हैं, क्योंकि जब वैम्पायर्स अपना ही खून पीते हैं तो वो और तेज म्यूटेंट बन जाते हैं। अगली सुबह एडवर्ड एक सिक्योरिटी अलर्ट की आवाज़ से जागता है। एडवर्ड चेक करने जाता है और जैसे ही लाइट ऑन करता है उसे ऑड्रे अपनी तरफ क्रॉसबो ताने हुए नजर आती है। ऑड्रे कहती है कि वो लोग ऐसे वैम्पायर्स ढूंढ रहे हैं जिन पर भरोसा किया जा सके, और उन्हें एडवर्ड की मदद चाहिए ताकि वो सब्स्टिट्यूट के अलावा कोई और तरीका ढूंढ सकें। फिर वो एक कागज़ एडवर्ड को देती है जिस पर एक मैप बना होता है। अचानक एडवर्ड को अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और जब वो मुड़कर देखता है तो ऑड्रे चुपके से वहां से निकल चुकी होती है। जब एडवर्ड आवाज़ चेक करने जाता है तो पता चलता है कि वो फ्रैंकी था। फ्रैंकी पूछता है वो औरत कौन थी? एडवर्ड झूठ बोलता है और कहता है कुछ नहीं था। रात में न्यूज़ में दिखाया जाता है कि इन्वेस्टर्स अपने ह्यूमन सप्लायर्स ब्रोमलीज कंपनी से वापस ले रहे हैं। अगली सुबह एडवर्ड ऑफिस जाता है और अपने बॉस से मिलकर पूछता है कि क्या ये सब्स्टिट्यूट इंसानी खून की ज़रूरत पूरी तरह ख़त्म कर देगा। बुर्मली मुस्कुराकर कहता है अक्सर लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग हमेशा असली खून ही चाहेंगे। एडवर्ड उसे याद दिलाता है कि उन लोगों में तुम्हारी बेटी भी शामिल है। फिर वो वापस अपने लैब में जाता है और मैप को घूर कर देखने लगता है। सुबह होने तक एडवर्ड घर नहीं लौटता। वो अपनी कार में लाइट प्रोटेक्शन लगाता है और मैप फॉलो करते हुए कंट्री साइड की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ ऑड्रे पहले से उसका इंतजार कर रही होती है और कहती है कि उसे बड़े दरख्त के पास आ जाओ। एडवर्ड कार को उस दरख्त के साए में पार्क करता है और टोपी और सनग्लासेस पहनकर कार से बाहर निकल जाता है, हमेशा ध्यान रखता हुआ कि उस पार धूप ना पड़े। एडवर्ड आगे बढ़ता है और एक बूढ़े आदमी से मिलता है, लियोनेल एल्विस कॉर्मेक। यह आदमी पहले वैम्पायर था लेकिन अब दोबारा इंसान बन चुका है। एडवर्ड ये जानना चाहता है कि ये कैसे हुआ, लेकिन उसी वक्त ऑड्रे पास आती है और फ्रैंकी उस पर बंदूक ताने खड़ा होता है। एडवर्ड फ्रैंकी को रोकना चाहता है मगर फ्रैंकी बात सुनने को तैयार नहीं होता और आर्मी की बैकअप टीम भी पहुंच जाती है। तब ऑड्रे फ्रैंकी को धूप में धक्का दे देती है, जहां वो जलने लगता है, और फिर ऑड्रे एडवर्ड के साथ भागकर उन आदमियों के पास चली जाती है। वो एडवर्ड की कार लेकर निकलते हैं क्योंकि सोल्जर्स ने फायरिंग करके लियोनेल की गाड़ी तबाह कर दी होती है। जब वो कार लेकर भागते हैं तो आर्मी उनका पीछा करती है और उन पर गोलियां चलाती है। गोलियों से कार की डार्क प्रोटेक्शन में छेद हो जाते हैं और धूप अंदर आने लगती है। पहले तो ऑड्रे अपने हाथों से उन छेदों को ढकने की कोशिश करती है, लेकिन जब छेद ज्यादा हो जाते हैं तो कैमरा भी शूट हो जाता है, जिससे एडवर्ड को सामने का रास्ता दिखाई नहीं देता। लियोनेल फ़ौरन स्टीयरिंग संभाल लेता है ताकि वो रास्ते के एक छोटे सुराग से देख सके और एडवर्ड धूप से बचा रहे। जब वो एक पुरानी सी ब्रिज पर पहुंचते हैं तो लियोनेल फुल स्पीड से कार चलाता है ताकि वो ब्रिज क्रॉस कर ले। इतने भारी होता है कि ब्रिज उसके नीचे से टूट जाता है और ट्रक एक जबरदस्त धमाके के साथ फट जाता है। बाकी आर्मी बैकअप वहां ही रह जाती है। रात होने के बाद वो नदी के किनारे कार पार करते हैं और लियोनेल अपनी कहानी बताना शुरू करता है। वो कहता है कि पहले वो कार्स के लिए डे लाइट मॉडिफिकेशन करता था और उसके पास शहर की पहली वर्कशॉप थी जो ये काम करती थी। लियोनेल कहता है धूप में ड्राइव करना एक अजीब लेकिन खूबसूरत एहसास है क्योंकि आसपास कोई नहीं होता, मगर इस दौरान एडवर्ड और ह्यूमंस वापस कार में सफर कर रहे होते हैं अपने सेफ हाउस की तरफ। एडवर्ड की नज़र बार बार ऑड्रे के गले पर जा रही होती है और जब ऑड्रे उसकी तेजी से बड़ी हुई कानों और उसकी भूख को महसूस करती है तो वो अपना हाथ काट कर एक कप में थोड़ा सा खून डाल देती है और कहती है पी लो ताकि मुझे यकीन हो जाए कि तुम हमारे लिए खतरा नहीं हो। एडवर्ड पहले मना कर देता है लेकिन ऑर्डर के कहने पर वो कप लेकर खून पी लेता है। कुछ घंटों बाद वो एक पुरानी विनयार्ड पर पहुंचते हैं जहां एडवर्ड को और इंसान मिलते हैं, जिनमें जार्विस भी शामिल होता है जो एक रेस्क्यू टीम का लीडर है और मजीद ह्यूमंस को बचाने का मिशन पर है। सबवे स्टेशन के एक कॉफी स्टैंड पर जहां एक आदमी कंप्लेन करता है कि उसकी कॉफी में खून कम है। एम्प्लॉय उसे समझाती है कि 5% से ज्यादा देना अलाउड नहीं है, लेकिन वो आदमी सुनने से इनकार कर देता है और जिद करता है कि उसे ज्यादा खून चाहिए। वो आदमी एक ब्लड बैग चुरा लेता है और जैसे ही उसे तोड़ता है तो खून हर तरफ उछल जाता है, जिससे वहां मौजूद सब लोग पागलपन में चले जाते हैं। लोग कॉफी स्टैंड पर हमला कर देते हैं और ज्यादा खून चुराने की कोशिश करते हैं। इस हंगामे में पुलिस पहुंच जाती है जो उन्हें इलेक्ट्रोक्यूट करके कंट्रोल कर लेती है। अगली सुबह विनयार्ड में एडवर्ड लियोनेल का थोड़ा खून लेता है ताकि टेस्ट कर सके। साथ ही वो लियोनेल से पूछता है कि जब वो इंसान बना था उस वक्त उसे कैसा महसूस हुआ था। एडवर्ड को लगता है कि शायद क्योर सिर्फ तब तक पॉसिबल है जब खून का रिएक्शन इंसान के जिस्म के अंदर हो और डे लाइट बर्न को कंट्रोल किया जाए। कुछ घंटों बाद एडवर्ड लैब से बाहर ब्रेक लेने निकलता है तो ज्यादातर ह्यूमन उससे दूर हट जाते हैं। तब ऑड्रे उसके पास आती है और कहती है शायद वो तुमसे डरते हैं लेकिन उन्हें यकीन है कि तुम उनकी मदद कर सकते हो। एलिसन मुश्किल से विनयार्ड से कांटेक्ट कर लेती है लेकिन बात पूरी होने से पहले वो भी बेहोश हो जाती है। उस वक्त फ्रैंकी उसके हाथ से वॉकी टॉकी उठाता है और आर्मी उस सिग्नल को ट्रेस करके विनयार्ड का लोकेशन ढूंढ लेती है। अगली सुबह विनयार्ड में एक्सपेरिमेंट के लिए सब कुछ तैयार होता है। ऑड्रे मॉनिटर संभालेगी जबकि लियोनेल टैंक के अंदर एडवर्ड के साथ रहेगा। एडवर्ड के सीने पर हर्ट मॉनिटर लगाया जाता है और उसका पूरा जिस्म एक गीली चादर से ढका होता है। प्रोसेस सिंपल होता है। पहले टैंक में एक छोटा सुराख खोला जाएगा ताकि धूप अंदर आए और एडवर्ड को जलाए। फिर एक एक्सट्रैक्टर ऑन करके आग बुझा दी जाती है। पहले 2 अटेम्प्ट्स फेल हो जाते हैं क्योंकि एडवर्ड पूरा बर्न प्रोसेस बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन तीसरी बार वो हिम्मत करता है
और इस दफ़ा उसे थोड़ा ज़्यादा देर तक धूप में रहने दिया जाता है। इस बार एक्सपेरिमेंट काम कर जाता है, एडवर्ड दोबारा इंसान बन जाता है। क्रिस्टोफर जो लैब से भागने में कामयाब हो जाता है, फोर्स सप्लायर्स को धूप में घसीट कर सजाए मौत दे रही होती है। उन्हीं में एलिसन भी होती है और अपनी बहन को मरते देखकर फ्रैंकी हिल जाता है और अपने फैसलों पर सोचने लगता है। कुछ देर बाद एडवर्ड खुद ब्रोमली की कंपनी बिल्डिंग में चला जाता है, जहाँ उसकी ह्यूमन कंडीशन से अलार्म बज जाता है। सिक्योरिटी उसे पकड़कर सीधा ब्रोमली के ऑफिस में ले जाता है, जहाँ ब्रोमली और ऑड्रे को एक कुर्सी पर बांध रखा होता है और वो उसका खून पी रहा होता है। एडवर्ड उसे कहता है कि वो अपनी सब गलतियों पर पछताता है और दोबारा वैम्पायर बनना चाहता है, जिससे ऑड्रे को बहुत दुख होता है क्योंकि उसे लगता है कि एडवर्ड ने उसका साथ छोड़ दिया है। ब्रोमले फखर से कहता है कि अब उन्हें ब्लड सब्स्टिट्यूट मिल गया है, इसलिए उसे एडवर्ड की जरूरत नहीं। वो एडवर्ड को डरता हुआ इंसान और बुज़दिल कहता है। एडवर्ड मुस्कुराता है और कहता है कि ब्रूमली खुद भी बुज़दिल है, क्योंकि वो अपनी बेटी को एम्पायर बनाने की हिम्मत नहीं कर सका। ये बात सुनकर ब्रूमली गुस्से से एडवर्ड को काट लेता है, मगर एडवर्ड बिल्कुल नहीं घबराता। दरअसल ये उसका प्लान था। कुछ ही लम्हों में ब्रूमली के जिस्म बदलना शुरू हो जाता है, वो दोबारा इंसान बनने लगता है। एडवर्ड को याद आता है कि फ्रैंकी भी ऐसे ही बदला, और वो समझाता है कि जो वैम्पायर किसी ट्रीटेड वैम्पायर का खून पीता है वो क्योर है। इसी दौरान ऑड्रे और एडवर्ड जो अब कुछ हथियार लेकर तैयार हैं नीचे जाते हैं और बिल्डिंग से निकलने ही वाले होते हैं कि सोल्जर्स आ जाते हैं और उनका रास्ता रोक लेते हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने ऑड्रे को पकड़ लिया होता है, वो फौरन उनका पीछा करता है और सिक्योरिटी रूम तक पहुंचता है, जहां थोड़ी झपटा-झपटी के बाद एडवर्ड दो वैम्पायर गार्ड्स को मार देता है और तीसरे को खत्म करने में ऑड्रे की मदद करता है। वो दोनों सिक्योरिटीज कैमरास पर देखते हैं कि जिन सोल्जर्स ने फ्रैंकी का खून पिया था वो सब दोबारा इंसान बन गए हैं और अब बाकी वैम्पायर सोल्जर्स उन पर टूट पड़े हैं। वो एडवर्ड और ऑड्रे को भी मारने ही वाला होता है कि एक तीर उसके सीने में लगता है और वो वहीं मर जाता है। ये तीर लियोनल ने छोड़ा होता है, जो उन दोनों की मदद के लिए वापस आ गया था। ऑड्रे दौड़कर लियोनल को गले लगाती है, जबकि एडवर्ड चुपचाप अपने भाई फ्रैंकी की लाश को देखता है। सुबह का सूरज ढलती रोशनी के साथ धीरे धीरे अंदर घुसने लगता है। एडवर्ड, ऑड्रे और लियोनल उसकी पुरानी गाड़ी में निकल जाते हैं और एडवर्ड की आवाज़ सुनाई देती है, अब जब हमारे पास क्योर है, हम सबको वापस इंसान बना सकते हैं, अभी देर नहीं हुई।